अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी लिसनर्स। आज मैं फिर से हाज़िर हूँ अपने चैनल उर्दू नावल ज़लाउट पर नावल माह दौरान के साथ, जिसके राइटर हैं सज्जल सईद, और ये इसकी 9वीं एपिसोड है। शाम का धुंधला हर सू छा चुका था। लंदन की रोशनी में इजाफा हो चुका था और रौनक 2 गुना बढ़ चुकी थी। बंद रेस्टोरेंट और कैफ़े भी सब खुल चुके थे। गाड़ी के बोनट पर बैठे उसकी नज़रें इर्द गिर्द की रौनक का जायज़ा लेने में मसरूफ़ थी। सियाह हुड के साथ सियाही जीन्स पहन रखी थी। अक्टूबर के अवाइल दिन थे। सर्दी के बाइस हुड सर पर रखा हुआ था। चेहरे पर थकावट वाज़ेह थी। पार्क लेन की सारी बेकरियां छानने के बावजूद कुछ नहीं मिल सका था और अब वो मे फेयर के तमाम बेकरियां खोजने का इरादा रखते थे। ये इरादा सिर्फ रोमान का था, जिस पर माँ ने सरसबात में हिलाया था, जबकि उसका उतरा चेहरा देखकर माँ ने उसे कुछ देर गाड़ी में रहने का बोला था। चंद लम्हे मसरूफ़ सड़क देखने के बाद नूरिन ने जीन्स की जेब से मोबाइल निकाला। दैन का नंबर निकाल कर वो चंद सेकंड रुकी थी, फिर कॉल मिला दी। बेल मुसलसल जा रही थी, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। बेल बंद हो गई और उसके साथ ही नूरे का चेहरा मज़ीद उतर गया। फ़ोन कान से हटाकर उसने वापस जेब में उड़स दिया। 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। डैन ने उसे दोबारा बुलाया नहीं था। कॉलेज में देखकर वो यूँ नज़रअंदाज करता था जैसे जानता ही ना हो, और आज से पहले ऐसे नाराज़ नहीं हुआ था, बल्कि वो तो कभी नाराज़ ही नहीं हुआ था। अब जबकि वो खफा था तो नूरे को अच्छा नहीं लग रहा था। वो परवाह करने वालों में से नहीं थी, लेकिन बहुत गिने चुने लोगों के लिए उसका दिल बहुत नर्म था, और उन लोगों में डैन भी शामिल होता था। कब, कैसे और क्यों, उन सब का जवाब नहीं था, बस था तो था। आस्तीन मज़ीद खींचकर उसने हाथ ढाँपने की कोशिश की थी, फिर वही आस्तीन से ढके हाथ उठाए मुंह पर फेरे। नूरे, आवाज़ पर नूरे ने हाथ हटाए। एक जानिब खड़े माह और रुमान को देखा। हाँ, कुछ मिला? नहीं। कंधे उचकाए थे। नूरे ने गहरी सांस भरी। नज़र कुछ कदम पीछे खड़े रुमान पर पड़ी, जो आंखें चोटी किए अपनी गाड़ी का बोनट देख रहा था। किसी की गाड़ी के बोनट पर यूं बैठ जाना इखलाकियात के खिलाफ माना जाता है, लिटिल मिस। नूरे ने आंखें घुमाई थी। मैं आपकी गाड़ी की हिफाजत कर रही थी ऑफिसर। आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हाथों पर दबाव डालकर वो छलांग लगाए नीचे उतरी। रोमान ने एक जानिब गर्दन मोड़े अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। अगर रोमान साफ सुथरे जवाब देने में माहिर था, तो नूरे उससे 4 कदम आगे थी। अब क्या इरादा है? माह की जानिब रुख किए पूछा था। 2 से 3 बेकरियां बाकी रह गई हैं। हमारा इरादा है वहाँ भी चेक कर लें। अगर तुम थकी हो तो टैक्सी करो और घर वापस चली जाओ। माँ के जवाब पर वो चंद सेकंड रुकी, फिर सर नफ़ी में हिला दिया। साथ में ही चलेंगे। माँ का हाथ थामे वो पहले से आगे की जानिब चलते रुमान के पीछे चल दी। ग्लास डोर खोलकर वो तीनों बेकरी में दाखिल हुए। ये बाकी सब की बनिस्बत कदरे बड़ी थी, जहाँ एक तरफ कुछ टेबल और कुर्सियाँ लगाकर बैठने की जगह भी बनाई गई थी। एक मरतबा चारों जानिब जायज़ा लेता, रुमान काउंटर की जानिब बढ़ा। माँ और नूरे भी उसके साथ खड़ी हुई थी। हम एक सर्वे के बाइस यहाँ मे फेयर के कैफ़े और बेकरियों से कुछ रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ लहजा दोस्ताना रखे रुमान ने बात शुरू की थी। काउंटर के पार खड़े लड़के ने सरस बात में हिलाया। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ काम करते हुए? करीबन 2 साल, लड़के ने जवाब दिया था। रुमान ने गहरी सांस भरी थी। यहाँ कोई ऐसा वर्कर है जो ज़्यादा सालों से काम कर रहा हो? यहाँ वर्कर सिर्फ मैं हूँ। बेकरी के ओनर्स खुद यहाँ का काम देखते हैं। माँ एक कदम आगे बढ़ती काउंटर के आन सामने खड़ी हुई थी। क्या हम मिल सकते हैं उनसे? लड़के ने सरस बात में हिलाया और एक तरफ बने छोटे ब्लॉक की जानिब बढ़ गया। गालिबन वो किचन था। रोमान ने लड़के के कमरे में गायब होने के बाद सर उठाए कोने में लगे कैमरे को चेक किया। आंखें पुर उम्मीद थी। क्या मालूम उनकी तलाश ख़त्म होने जा रही हो। आहट पर नज़रें वापस मोड़ी। वो लगभग 50-55 साल आदमी था। उसके पीछे उसकी उम्र की एक खातून भी बाहर निकली थी। दोनों ने एप्रन पहन रखे थे। रुमान 2 कदम उठाता उनके नज़दीक पहुंचा, जो सवालिया तासुरात लिए उन तीनों को देख रहे थे। हेलो, माई सेल्फ रुमान, और ये मेरी दोस्तें हैं। रुमान के तारुफ करवाने पर नूरे ने आंखें खोले उसके चेहरे का एक रुख देखा। ब्रुक, ये मेरी वाइफ। हाथ आगे बढ़ाए। रुमान का हाथ थामा था। आप यहाँ के मालिक हैं? माँ ने सवाल किया था। जी, मैं और मेरी मिसेस चलाते हैं। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं मिस्टर ब्रुक? रुमान की बात पर उसने सरस बात में हिलाए इशारा कुछ फासले पर पड़ी कुर्सियों की जानिब किया। 4 कुर्सियों पर वह आमने सामने विराजमान हो गए, जबकि नूरे साथ वाले टेबल की कुर्सी पकड़ती माँ की एक जानिब बैठ गई।
آپ کے آنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ مسٹر بروک کے سوال پر رومان کو انہیں میز پر رکھتا ذرا سا آگے کی جانب جھکا۔ ہمیں ایک چھوٹی سی فیور چاہیے مسٹر بروک اور مسز بروک۔ کیسی فیور؟ رومان چند سیکنڈ رکا، پھر جیب سے موبائل نکالا، گیلری کھول کر ہاتھ کی تصویر نکال کر اس نے موبائل کا رخ ان دونوں کے سامنے کیا۔ کیا آپ نے اسے یہاں دیکھا ہے؟ مسٹر اور مسز بروک نے آنکھیں چھوٹی کیے تصویر کو بغور دیکھا۔ چند سیکنڈ تصویر کھوجنے کے بعد دونوں نے بیک وقت سر نفی میں ہلایا۔ معذرت، لیکن پہلے کبھی دیکھا نہیں ان کو۔ غور کرے سر، ہو سکتا ہے دیکھ رکھا ہو لیکن یاد نہ آ رہا ہو۔ ماں نے بے چینی سے پہلو بدلے انہیں مخاطب کیا۔ یہ ہمارا کسٹمر نہیں لگتا کیونکہ انہیں ہم یاد رکھتے ہیں، اور اگر آج کل کی بات کی جائے تو بھی اسے یہاں نہیں دیکھا۔ مسز بروک ہلکی اور نرم آواز میں بولی تھی۔ آج کل نہیں، 3 سال پہلے۔ رومان کے بات پر بروک نے بھویں اچکائے اسے دیکھا۔ ایک دن میں 20 لوگ یہاں آتے اور شام تک آدھوں کی شکل ہم بھول جاتے، کجا کے 3 سال پہلے آئے انسان کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں تو آپ کے کیمرے تو یاد رکھ سکتے ہیں مسٹر بروک۔ کب کی چپ نورے نے پہلی مرتبہ گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ رومان نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ اتنی جلد بازی نہیں کرنی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ ہم کیمرے کا ریکارڈ نہیں دکھا سکتے۔ مسٹر بروک کی آنکھیں مزید چھوٹی ہوئی تھیں، ماتھے پر بل واضح ہوئے تھے۔ ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے سر، پلیز۔ ماں کا التجا ہی ہوا تھا۔ مسز بروک نے بغور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دیکھیے، ہم کہہ تو چکے ہیں کہ ہم نے تصویر میں موجود شخص کو کبھی یہاں نہیں دیکھا، تو پھر کیسی مدد؟ وہ اور کچھ بولتا لیکن اس سے پہلے اس کی بیوی نے اپنا ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ پر رکھتے چپ کروا دیا، پھر نظریں ماں کی جانب کر لی۔ پوری بات بتاؤ۔ مسز بروک کے بولنے پر ماں نے ایک نظر رومان اور نورے کو دیکھا، پھر سر اس بات میں ہلایا۔ یہ تصویر میں موجود لڑکا میرا بھائی ہے اور یہ جیل میں ہے بنا کسی جرم کے۔ اس پر الزام لگایا گیا ہے اور جس وقت واردات ہوئی وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کے مطابق وہ اس وقت بیکری میں تھا۔ وہ رکی تھی۔ وہ 3 سال سے جیل میں ہے۔ وہ بیکری کا نام پتہ سب بھول گیا ہے۔ ہم پارک لین کی تمام بیکریاں کھوجنے کے بعد یہاں تک پہنچے۔ آپ کے کیمرہ ریکارڈ سے ہمیں کوئی ثبوت مل پائے گا جس کی بنیاد پر ہم اپنے بھائی کو کیس کے دوبارہ کھولنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر وہ یہاں آیا ہی نہ ہوا ہو؟ یہ تو کوئی نہیں جانتا۔ مسز بروک کی بات پر ماں نے آنکھیں میچ کر کھولیں۔ اگر وہ یہاں نہ آیا ہوا تو؟ اسی لیے تو ہم کیمرہ ریکارڈ چیک کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں ہمارے بھائی کے حق میں کچھ مل سکے۔ نورے ذرا سی آگے جھک کر بولی۔ اس سب کا فائدہ نہیں ہے، ضروری نہیں ہے وہ اسی بیکری میں آیا ہو، کسی اور میں بھی تو جا سکتا ہے۔ بروک کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ نورے نے دانت کچکچائے۔ ذرا سا دائیں جانب جھک کر اس نے رومان کو متوجہ کیا۔ آپ کے پاس آئی ڈی یا گن نہیں ہے؟ نورے کے سرگوشی نما سوال پر رومان اور ماں دونوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ پاس ہیں تو انہیں استعمال کریں آفیسر، اپنے عہدے کا کچھ فائدہ اٹھائیں۔ سرگوشی نما آواز میں بھی وہ سختی سے بول رہی تھی۔ رومان نے چند لمحے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر سر نفی میں ہلائے۔ اس کی سوچ کو داد دی تھی۔ آپ ہمیں انکار نہیں کر سکتے سر، ہمیں ضرورت ہے اس فوٹیج کی جس میں ہمارے بھائی کی بے گناہی ثابت ہو رہی ہو، اور ہو سکتا ہے وہ آپ کے کیمروں سے مل جائے۔ نوری نے ٹیبل کی سطح مضبوطی سے تھامی تھی۔ لہجہ یوں تھا جیسے ابھی اٹھ کر کسی کا سر پھاڑ دے گی۔ رومان نے آنکھیں بند کر کے کھولی، ساتھ میں لا کر غلطی کی تھی۔ دیکھیں مس، آپ زبردستی نہیں کر سکتی۔ ایک منٹ، ماں کی آواز پر سب اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہاد نے بولا تھا ریم کو اس بیکری کی چیز کیک بہت پسند ہے۔ بیگ سے موبائل نکالتی وہ تیزی سے بولی۔ گیلری میں مخصوص فولڈر سے تصویر نکال کر اس نے موبائل ان کی جانب موڑا۔ کیا اس کو کبھی دیکھا یہاں؟ مسٹر اور مسز بروک نے چند سیکنڈ بغور ریم کی تصویر کو دیکھا، پھر دونوں کی آنکھوں میں مانوسیت کا تاثر سا ابھرا۔ ریم سلطان، یوسف سلطان کی بیٹی؟ مسز بروک کے منہ سے نکلا۔ وہ مختصر سا نام تھا اور سامنے بیٹھے ماں، رومان اور نورے نے بیک وقت شکر کا لمبا سانس لیا تھا۔ ان کی خواری رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ ہم جانتے ہیں اسے، یہ ہماری ریگولر کسٹمر تھی۔ ہفتے میں اس کے 2 چکر بیکری کے فرض ہوتے تھے۔ ہمارے چیز کیک اسے بہت پسند تھے۔ مسز بروک مدھی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ ماں نے مسکرائے سر اس بات میں ہلایا۔ لیکن یہ کئی سالوں سے نہیں آئی۔ شروع میں ہم بہت حیران ہوئے، پھر سوچا پڑھائی وغیرہ کے سلسلے میں کہیں چلی گئی ہو۔ بہت پیاری لڑکی ہے، اکثر میری وائف کے لیے پھول لایا کرتی تھی، کہتی تھی اس کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے۔ وہ ایک دن چیز کیک کی ریسیپی ضرور پوچھے گی۔
मिस्टर ब्रुक का लहजा पहली मर्तबा ज़रा सा नरम पड़ा था। रीम के ज़िक्र पर माह और नूरे दोनों को उसकी शिद्दत से याद आई थी, उनकी प्यारी सी दोस्त। अगर आप रीम को जानते हैं तो हाथ यकीनन आपकी बेकरी में ही आया था। प्लीज़ हमें इजाज़त दें ताकि हम अपना और आप दोनों का वक्त बचा सकें। रुमान की बात पर उन दोनों ने चंद लम्हे एक दूसरे को देखते आंखों से गुफ्तगू की, फिर सर अज़बात में हिलाए कुर्सी से उठकर उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया। क्या आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है? मतलब अमूमन इतना पुराना रिकॉर्ड ख़त्म हो जाता है, रुमान ने सवाल किया था। मेरा बेटा कैमरा रिकॉर्ड ड्राइव में महफूज कर लेते हैं। पब्लिक प्लेस है, कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि आप। मिस्टर ब्रुक के जवाब पर रुमान ने सर अज़बात में हिलाया था। किचन में दाखिल होकर उन्होंने किचन का जायज़ा लिया। साफ़ सुथरा किचन उन दोनों मियाँ बीवी की मेहनत की गवाही दे रहा था। मिस्टर ब्रुक एक तरफ रखे लैपटॉप और छोटे स्क्रीन की जानिब बढ़ गए। कुर्सी पर बैठकर उन्होंने लैपटॉप खोल लिया। बाकी सब उनके पीछे खड़े नज़रें स्क्रीन पर रखे हुए थे। तारीख और वक्त सिस्टम ऑन करके मिस्टर ब्रुक ज़रा सा रुख मोड़े उनसे मुखातिब हुए। 12 दिसंबर 2021 और वक्त लगभग 8 बजे। माँ के जवाब पर सर हिलाए वो दोबारा से लैपटॉप की जानिब मतवज्जा हो गए। करीबन 10 से 15 मिनट के बाद उन्होंने कुर्सी के पुश से टेक लगाए, गहरी सांस भरी। मिल गई। उनके बोलने पर पहले से झुके वो तीनों मज़ीद मिस्टर ब्रुक की कुर्सी पर झुके थे। आंखों में बेचैनी और इत्मीनान बैक वक्त था। एक क्लिक के साथ मिस्टर ब्रुक ने फुटेज चला दी। स्क्रीन पर कस्टमर आते जाते दिखाई दे रहे थे। क्रिसमस करीब होने के बायस बेकरी में रश दिखाई दे रहा था। मिस्टर ब्रुक पैकिंग की जानिब मतवज्जा थे, जबकि काउंटर पर एक लड़की खड़ी ऑर्डर ले रही थी। चंद मज़ीद मिनट गुजरे थे। उन्हें स्क्रीन पर दरवाजे से हाथ दाखिल होता दिखाई दिया। माँ ने आंखें झपकते बाहर आने को बेताब आंसू वापस उंडेले थे। वो ज़्यादा दूर नहीं थे उस दिन से जब हाथ उनके साथ होगा। रुमान ने बगौर टाइमिंग चेक की। पूरे 8:33 PM पर हाथ बेकरी में दाखिल हुआ था। काउंटर पर खड़े हुए वो लड़की से कुछ कह रहा था। इशारा एक मर्तबा कोट की जेब की जानिब भी करवाया था। लड़की ने उसकी पूरी बात सुनकर सर हिलाए किसी को मुखातिब किया। एक लड़का स्क्रीन पर नमूदार हुआ था और अब वो हाथ से बात कर रहा था। यह हमारा बेटा है, वेकेशन पर यह हमारे साथ यहाँ मदद करवाता है। मिसेस ब्रुक स्क्रीन पर लड़के को देखकर बोली थी। चंद मिनट हाथ से बात करने के बाद वो लड़का किचन की जानिब बढ़ गया। हाथ वहीं खड़ा रहा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से दिखाई दे रहा था कि वो किसी चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। मज़ीद कुछ मिनटों के बाद वो लड़का लैपटॉप थामे हाथ की जानिब बढ़ा। लैपटॉप की स्क्रीन उसकी जानिब मोड़कर वो उसे कोई फुटेज दिखा रहा था। 5 मिनट से भी कम की फुटेज देखने के बाद हाथ ने हाथ अपने बालों में फेरा था। फिर सरस बात में हिलाए लड़के का कंधा थपथपाता वहाँ से निकल गया। 8:50 PM हाथ का बेकरी से बाहर निकलने का वक्त था। उसने कुछ ख़रीदा नहीं, गालिबन उसकी कोई चीज़ खो गई थी। मिसेस ब्रुक के बोलने पर माँ ने उनकी जानिब देखा। उसकी रिंग गुम गई थी। इसका मतलब वो पहले भी आया था। मिस्टर ब्रुक बोलने के साथ कीबोर्ड पर हाथ चलाने लगे। 6:27 PM वो वक्त था जब हाथ पहले बेकरी में दाखिल हुआ था। उसने लड़की को अपना ऑर्डर लिखवाया और चंद मिनट के बाद अपना बैग थामे वो वहाँ से निकल गया। रुमान ने कोट की जेब से एक छोटी सी ड्राइव निकालकर मिस्टर ब्रुक की जानिब बढ़ाई। उस पूरे दिन की फुटेज इसमें ट्रांसफ़र कर दें प्लीज़। मिस्टर ब्रुक ने ड्राइव थाम कर सर अज़बात में हिलाया और अपने काम में लगे। शुक्र बाखुदा, नूरे ने बाकायदा हाथ उठाए मुंह पर फेरा। जब अपना काम निकलवाना हो तो ज़रा तहम्मुल और सब्र के साथ काम लेना चाहिए, ना कि पिस्टल कनपट्टी पर रखकर ख़ुद को और सामने वाले दोनों को बेसुकून कर दिया जाए। रुमान की बात पर नूरे ने आंखें छोटी की उसे देखा। एक तो वो लेक्चर बहुत देता था। माँ ज़रा सा फासले पर खड़ी मिसेस ब्रुक से कुछ बात कर रही थी। अगर मेरे पास आप जैसी अथॉरिटी मौजूद हो तो मैं हरगिज़ तहम्मुल और सब्र से काम न लूँ ऑफिसर। तुम कानून से अनजान हो अभी लिटिल मिस। कानून को कौन फॉलो करता है ऑफिसर? मुहज़्ज़िब शहरी। मुझे खुशी है कि मैं इस कैटेगरी में शुमार नहीं होती। रुमान उसके जवाब पर महज उसको देखता रह गया। हाथ और माँ को देखा जाए तो सामने खड़ी लड़की कहीं से उनकी बहन नहीं लगती थी। इस कानून की पैरवी ना की तो सबसे पहले आपकी तेज़गाम स्टेशन पहुंचेगी। अपनी भाई के ख़िलाफ़ सुनकर नूरे ने माथे पर बल डाले उसे देखा। आग लगे ऐसे कानून को। मुख्तसर सा जवाब देती वो नाक मड़ोड़ती माँ की जानिब बढ़ गई। रुमान ने सर नफ़ी में हिलाया। ले जनाब। मिस्टर ब्रुक की आवाज़ पर वो उनकी जानिब मतवज्जा हुआ।
پھر ڈرائیو ان کے ہاتھوں سے تھام کر واپس کورٹ میں رکھی۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ماں نے مسز بروک کا ہاتھ تھامے شکریہ ادا کیا۔ دعا گو ہیں کہ تمہارا بھائی جلد بے قصور ثابت ہو۔ ان کی بات پر ماں نے مسکراتے سر ہلایا۔ ہم چلتے ہیں، بہت وقت لے لیا آپ کا۔ رومان نے آگے بڑھتے مسٹر بروک سے ہاتھ ملایا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ رحیم کہاں ہے اب؟ مسز بروک کے سوال پر ماں کے اٹھتے قدم مدھم پڑے۔ گردن موڑ کر ان کی جانب دیکھا۔ جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ آپ کا بہت شکریہ رومان، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ رخ رومان کی جانب موڑے۔ ماں تشکر آمیز لہجے میں بولی تھی۔ نظر سڑک پر رکھے رومان نے سرہز بات میں ہلایا۔ دیر سے ہی صحیح، لیکن خوشی ہے کہ مجھے ہاتھ کے متعلق پتہ چل گیا۔ ایک مرحلہ طے ہو گیا آج۔ اب کیا ہوگا؟ ماں نے سوال کیا تھا۔ رومان چند لمحے خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ ہاتھ کے کیس کی فائلز کھولیں گے اور نئے ثبوتوں کے ساتھ اس کا کیس دوبارہ کھلوائیں گے، لیکن ابھی مزید کام سر انجام دینے ہیں۔ وقت لگے گا، لیکن سب ہمارے مطابق ہوگا۔ رومان کی بات پر ماں نے سرہز بات میں ہلائے نظر سڑک پر ڈالی۔ آپ ہمیں ٹیمپل پر ہی ڈراپ کر دیں، نورے اور میں آگے پیدل ہی چلے جائیں گے۔ آلریڈی آپ کا کافی وقت لے لیا۔ اٹس اوکے، میں ڈراپ کرنے سے پہلے ڈنر پلیز۔ میں نے کالج کے بعد سے کچھ نہیں کھایا، اور اب میں مزید بھوکی رہی تو میرا بی پی لو ہو سکتا ہے، اور گھر کے بجائے ہم ہاسپٹل بھی جا سکتے ہیں۔ رومان کی بات کاٹ کر نورے نے تفصیل سے اپنا مدعا بیان کیا۔ نورے، ہم ڈنر گھر پر کر لیں گے، ماں تنبیہ انداز میں بولی تھی۔ گھر پر کیوں؟ آفیسر اتنے پیسے والے تو ہوں گے کہ ہمیں ڈنر کروا سکے۔ کب سے خاموش، مسکراہٹ دبائے، رومان نے بیک ویو مرر سے پیچھے بیٹھی نورے کو دیکھا۔ اوکے لٹل مس، ڈنر، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہسپتال میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ماں نے سر نفی میں ہلائے، موبائل جیکٹ سے نکالے، خود کو مصروف کیا تھا۔ واٹ ایور، نورے نے ماتھے پر بل ڈالے، رومان کی سب آنکھوں میں دیکھا، پھر آنکھیں گھمائے نظریں کھڑکی کی جانب موڑ لی۔ بتاؤ پھر یہاں کیوں آئے تھے؟ وہ بھی بتائے بغیر۔ سینڈوچ کا نوالا لے کر نظریں اسکرین پر رکھے اس نے صوفے پر براجمان رائٹ سے سوال کیا۔ نہ بتانے کی وجہ یہی تھی کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا کچھ دیر کے لیے۔ سترے جواب پر ڈین نے گیم روک کر اس کی جانب گردن موڑی، ماتھے پر بل نمودار ہوئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تم لوگ میرے حسن سے اتنا جلتے کیوں ہو؟ کافی کا سپ بھرتے رائد نے بمشکل کافی کو باہر آنے سے روکا تھا۔ بے یقینی سے کچھ فاصلے پر کشن پر بیٹھے ڈین کو دیکھا۔ ایک دن انہی خوش فہمیوں کے ساتھ تم ڈوب مرو گے ڈین۔ میں نہیں، لوگ میرے حسن کی گہرائی میں ڈوب مریں گے۔ ایک ادا سے ماتھے پر آئے بال پیچھے کیے تھے، چہرے پر مسکراہٹ سے ڈمپل منظر عام پر آئے تھے۔ رائد نے سر نفی میں ہلایا۔ لوگوں کا معلوم نہیں، تم کسی کے سرخ زلفوں کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے اس نے کافی کا مگ منہ کے قریب لایا، لہجہ پرسکون مگر جتانے والا تھا۔ ڈین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بکواس کرنے سے گریز کرنی چاہیے سلطان۔ ریموٹ واپس تھام کر اس نے گیم چلا دی۔ آج کل کچھ سرد سا ماحول چھایا ہوا لگ رہا ہے، کوئی کھینچا تانی نظر نہیں آتی۔ خاموشی۔ رائد نے مسکراہٹ دبائے اس کے چہرے کے ایک رخ کو دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ اوہ، میرا اندازہ ٹھیک تھا۔ ڈینی اور ریڈ ہیڈ کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے۔ اس کا لہجہ ہلکا سا شریر ہوا تھا۔ ڈین نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بتاؤ، کیا مسئلہ چل رہا ہے؟ اب کی مرتبہ ڈین نے رخ موڑے اسے دیکھا، نیلی آنکھوں میں شرارت کے تاثرات تھے۔ کوئی مسئلہ نہیں سلطان، اور اگر ہوتا بھی تو تمہیں کبھی مت بتاتا۔ اور کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ نورے کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں تو نہیں کرتا، کیونکہ بات اب پسند سے اوپر نکل چکی ہے۔ کافی کی چسکی بھر کر وہ سکون سے بولا تھا۔ کافی پیو سلطان، میرا خون نہیں۔ تم نے انکار نہیں کیا، مطلب میری بات ٹھیک ہے۔ اب کی مرتبہ ڈین نے پاس پڑے چھوٹے کشن کو اٹھائے رائد کی جانب نشانہ بنایا، جسے بروقت رائد ایک ہاتھ سے پکڑ چکا تھا۔ ہم نورے کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں بھائی؟ جس طرح تم میری پرائیویسی میں منہ دھوئے بغیر شامل ہو گئے تھے۔ آگ لگے تمہاری پرائیویسی کو، تم بھی کود جانا اندر۔ کافی کا خالی مگ پکڑتا وہ کچن کی جانب بڑھا۔ کپ سنک میں رکھنے کے بعد وہ ٹیبل سے ہیلمٹ پکڑتا دروازے کی جانب بڑھا۔ شب بخیر ڈینی۔ لہجے میں شرارت واضح تھی۔ اس کو جاتا دیکھ کر ڈین نے بچا سینڈوچ منہ میں رکھ کر اسکرین بند کیے دروازے کی جانب دوڑ لگائی۔
मैं अभी चल रहा हूँ। दरवाज़ा अपने पीछे बंद करते उसने बाआवाज़ बुलंद ऐलान किया, 24 घंटों के लिए कोमा में चले जाओ डैन, मैं सुकून का सांस लेना चाहता हूँ। लिफ्ट में दाखिल होते डैन को देखकर राय आंखें छोटी किए बोला था, मैं जानता हूँ वो 24 घंटे तुम मेरे सिरहाने पर बैठे ही गुजारोगे। लहजा मुस्तहकम था क्योंकि उसे यकीन था कम अज़ कम तुम्हारा मुंह तो बंद होगा। मत किया करो सुल्तान, झुलस कर सियाह हो जाओगे। डैन से बहस में जीतना मुमकिन नहीं था। अब की मर्तबा रायत ने खामोश रहना ही बेहतर समझा था। पार्किंग में निकल कर वो अपनी बाइक्स तक पहुँचे। 15 मिनट का सफ़र मैं 8 मिनट में तय करूँगा। रायत ने बाइक संभालते ही ऐलान किया था, और मैं 5 मिनट में। बहस के अलावा रेस में भी कोई डैन को नहीं हरा सकता था। वो रायत को भी 1 आध मिनट से मात दे दिया करता था। ध्यान से डैन, इस वक्त रश होता है। बाइक स्टार्ट करने से पहले वो संजीदगी से बाइक को उड़ाने के लिए तैयार डैन को देखकर बोला, अभी कोई मुझे कोमा में भेज रहा था। शट अप। हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अपनी बात मुकम्मल करता वो रुका नहीं था। रायत ने सर नफ़ी में हिलाया। हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर नमूदार हुई थी। सब जली कटी एक तरफ, मगर डैन था तो रायत था। तुमने बिजनेस ही क्यों चुना? तुम्हें देखकर लगता तो नहीं कि तुम्हारा रुझान बिजनेस की जानिब है। निवाला लेने के बाद कांटा वापस प्लेट में रखता वो कुर्सी की पुश से टेक लगाए बैठा। नज़र सामने बैठी माही दौरा की जानिब थी, जो कब से खाने से हाथ खींच चुकी थी, जबकि नूरे दुनिया जहाँ से गाफिल अपनी प्लेट पर झुकी थी। मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही बिज़नेस की जानिब था। मुझे बिज़नेस स्ट्रैटेजीज़ को पढ़ना, परखना, उनके हल निकालना पसंद है। तो तुम बिज़नेस स्टार्ट करने का इरादा रखती हो? अपना बिज़नेस? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अपनी डिग्री के बलबूते पर किसी अच्छी कंपनी में जॉब हासिल कर लूँगी, इतना यकीन मुझे। रोमान ने सर इस बात में हिलाया था। ग्रेजुएशन के बाद क्या इरादे हैं? सवाल पर माँ चंद लम्हे खामोश रही, जैसे कुछ सोच रही हो। ऑक्सफोर्ड में एडमिशन, MBA के लिए। इरादे बहुत बुलंद है तुम्हारे। मुझे खुद पर यकीन है। गुड। आपकी मर्तबा रुबान ने खाने की जानिब मसरूफ़ नूरे को देखा। लिटिल मिस क्या पढ़ रही हैं? सवाल पर नूरे ने नज़रें उठाए उसकी जानिब देखा, फिर पानी का घूंट भरकर वो ज़रा सा पीछे होकर बैठी। लॉ। मुख्तसर जवाब पर रुमान ने हैरत से उसे देखा। तुम लॉ पढ़ रही हो? मेरे ख्याल में मैंने लॉ ही बोला है। और कुछ देर पहले कोई कह रहा था कि कानून को कौन फॉलो करता है। माँ हाथ थोड़ी के नीचे रखे उनकी हल्की फुल्की बातों की तकरार दिलचस्पी से मुलाहिजा कर रही थी। मैं अभी भी यही कहूँगी, कानून को कौन फॉलो करता है? रुमान ने आंखें छोटी की उसे देखा। तुम लॉ किस लिए पढ़ रही हो? ताकि मैं लॉ पढ़कर उनको तोड़ सकूं। दूबदू जवाब आया था। जहां माँ ने मुस्कुराहट दबाई थी, वहीं रुमान ने सर नफ़ी में हिलाए नूरे को देखा। एक पुलिस ऑफिसर के साथ तुम कानून तोड़ने की बात कर रही हो? रुमान की बात पर नूरे ने भवें उचकाए उसे देखा, फिर बाजू सीने पर बांधे कुर्सी से टेक लगाई। ओह, क्या मैंने एक पुलिस ऑफिसर की अना को ठेस पहुंचा दी? लहजा पुरसुकून था। रुमान ने चंद लम्हे बगौर उसकी आंखों में देखा। जवाबन नूरे ने भी नज़रें नहीं हटाई थी। तुम्हारी ज़ुबान किसी दिन तुम्हें मुश्किल में डाल देगी। मेरे हाथ सलामत हैं उस मुश्किल से निपटने के लिए। एक मर्तबा वो फिर से लाजवाब हुआ था। कब से खामोश बैठी माँ ने पहलू बदला। ऑल राइट, मेरे ख्याल में डिनर हो चुका है, अब चलना चाहिए। मामा इंतज़ार कर रही होंगी। माँ के बोलने पर रुमान ने सर हिलाते वेटर को बिल लाने का इशारा किया। माहे दौरा। बैग कंधे से लगाती माँ अपनी आवाज़ की पुकार पर रुकी, गर्दन मोड़कर आवाज़ देने वाले को देखा। सवालिया तासुरात एक लम्हे में एक बड़ी सी मुस्कुराहट में ढले थे। अन्ना। मुकम्मल उसकी जानिब मुड़ती वो चंद कदम का फासला मिटाए उस तक पहुंची, फिर अगले ही लम्हे वो एक दूसरे के गले मिल रही थी। कैसी हो माही दौरा? इतने अरसे के बाद देखा तुम्हें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अन्ना, तुम कैसी हो? पीछे हटते वो बोली, मैं भी ठीक हूँ। अन्ना की बच्ची, मैं तुमसे शदीद वाली नाराज़ हूँ। नूरे की आवाज़ पर दोनों ने उसकी जानिब देखा, जो मसनूई मुंह बनाए खड़ी थी। अन्ना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। अरे, नाराज़ मुझे होना चाहिए तुमसे। मेरी ब्राइड्स मेड बनने के बजाय तुम मैनचेस्टर भाग गई। नूरे के करीब जाती उसे साथ लगाए गाल चूमा था। तुमने भी तभी शादी करनी थी जब हम लंदन से बाहर थे। कितने ख्वाब देखे थे मैंने ज़िंदगी में पहली मर्तबा ब्राइड्स मेड बनने के।
नूरे के शिकवे पर दोनों अन्ना समेत माँ भी हंसी। तुम कहती हो तो दोबारा शादी कर लेती हो। जाने दो अब। तुम्हारा निस्फ बेहतर कहाँ है? नूरे की बात पर अन्ना मुस्कुराई थी। इज़रा वॉशरूम की तरफ गया है। चले लेडीज़। रुमान की आवाज़ पर सब उसकी जानी मतवज्जा हुई। अन्ना, ये रुमान है, हमारे दोस्त, और रुमान ये अन्ना है, हम सब के दोस्त। माँ ने तारुफ करवाया था। रुमान ने सर खम किया। मैं गाड़ी में इंतज़ार करता हूँ। बात मुकम्मल करता वो बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ गया। तुम दोनों बहनें क्या खाती हो? हर गुजरते दिन के साथ हसीन होती जा रही हो। मैं लोगों का दिमाग खाती हूँ, और माँ कुछ भी नहीं खाती। बाकी खूबसूरती हमारे खून में शामिल है, इतरा कर बताया गया था। माँ ने सर नफ़ी में हिलाया, जबकि अन्ना ने हल्का सा कहकहा लगाया। तुम्हें ये बाल सूट कर रहे हैं नूरे। थैंक यू अन्ना। शादीशुदा ज़िंदगी कैसी गुजर रही है अन्ना? माँ ने सवाल किया था। बहुत अच्छी, और मसरूफ़ भी। हम दोनों की जॉब होती है, दोस्तों के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन खैर मैं बहुत मुतमईन हूँ। इज़रा एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हुआ है। अन्ना के जवाब में माँ ने चंद लम्हे उसकी जानिब देखा। खुश होना बनता भी था, उसे उसका प्यार मिला था। दिल में मायूसी सी छाई। डैन और राइट का कुछ पता है? वो कहाँ गायब होते हैं? डैन की इज़रा से मुलाकात होती रहती है, लेकिन मुझसे आखिरी मर्तबा वो शादी पर ही मिले थे। सवाल पर माँ ने कंधे उचकाए। लंदन की किसी भी सड़क पर दो बाइक उड़ाते नौजवान नजर आएं तो समझ लेना वो राइड और डैन है। नूरे की बात पर अन्ना सा नफरी में हिलाए हंसी थी। देखो तो, आज बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं। मर्दाना आवाज़ पर तीनों ने नज़दीक आते इज़रा को देखा। कद के लिहाज से तो तुम बड़े बड़े लोगों की कैटेगरी में आते हो। नूरे का दूबदू जवाब आया था। नूरे कभी नहीं बदल सकती। नूरे जो हुई, जवाब अन्ना ने दिया था। माँ ने एक नज़र सफ़ेद पट्टी में बंधी उसके बाजू को देखा, फिर नज़रें वापस उसके चेहरे की जानिब लाई। तुम्हारे बाजू को क्या हुआ इज़रा? इज़रा ने चंद सेकंड खामोशी से उसे देखा, फिर सन्नाफी में हिलाए मुस्कुरा दिया। एक छोटा सा एक्सीडेंट। ओह, जल्द सेहतयाब हो जाओ। तुम दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें देर हो रही है, फिर मुलाकात होगी। माँ ने मुस्कुराते अन्ना का हाथ दबा कर छोड़ा। इस महीने के आखिर में हमारी एनिवर्सरी है, मैं इनवाइट करूँगी। इसी बहाने सबकी मुलाकात भी हो जाएगी। अन्ना की बात पर माँ ने सरस बात में हिलाया। मुझे अलग से इनवाइट करना, मैं मसरूफ़ होती हूँ, शेड्यूल देखना पड़ता है। नूरे के इतराकर बोलने पर सबने हल्का सा कहका लगाया था। अन्ना और इज़रा को अलविदा कहती वो वापसी के लिए बाहर की जानिब बढ़ गई। बाइक गैराज में एक साइड पर लगाने के बाद हेलमेट सर से उतार कर स्टैंड से लगाए। वो बाइक से उतरकर पूरे कद के साथ खड़ा हुआ। हेलमेट के बाइस बाल बिखर कर माथे पर गिरे थे, जिन्हें हाथों की मदद से पीछे हटाया था। एक नज़र वसी गैराज पर डाली। तमाम गाड़ियाँ एक जानिब थी, जबकि उसकी बाइक्स कलेक्शन एक जानिब किसी कीमती सरमाए की तरह रखी थी। साल में 2 मरतबा डैन और उसे बाइक बदलने का शौक़ पैदा होता। नया मॉडल मार्केट में बाद में आता। डैन और राइड का ऑर्डर पहले कंफर्म होता था। बाप के पास अगर पैसा था तो उसका इस्तेमाल वो खूब अच्छे से कर रहे थे। गैराज से निकल कर उसने कदम घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ाए। लॉन के सामने से गुजरते सरसरी से नज़र लॉन के वस्त में पड़ी कुर्सियों पर डाली। कदम सुस्त पड़े थे। अंदर जाने का इरादा तर्क करता वो वहीं से मुड़ता लॉन में दाखिल हुआ। क्या चल रहा है मिस्टर जैन सुल्तान? जैन का कंधा हल्का सा थपथपाकर वो उसके सामने वाली कुर्सी संभाल गया। उसे देखकर जैन कुर्सी से टेक छोड़ता सीधा हुआ बैठा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। ताज़ा हवा में सांस लेने की कोशिश। अंदर सांस नहीं आ रही थी। लहजा हल्का पुल्का सा था। जैन सर नफ़ी में हिलाए मुस्कुरा दिया। यही समझ लो। अब की मर्तबा राइड ने बगौर उसके चेहरे को देखा। उसकी आंखें उदास लग रही थी, चेहरा भी उतरा हुआ लग रहा था। डैड ने कुछ कहा? नहीं यार, वो क्या कहेंगे, कहीं भी तो उनकी बात का बुरा नहीं मानता मैं। गहरी सांस भरी थी। ढीठ हो चुका हूँ अब। अपनी बात कहता वो खुद ही हंस दिया। हंसी खोखली थी। ये जैन की हंसी नहीं थी, ये तकलीफ़ में पिरोई हंसी थी। क्या बात है भाई, शेयर करो मेरे साथ। टेक छोड़ता वो बाजू टेबल की सतह पर रखता आगे हो बैठा। जैन की नज़र किसी गैर मरई नुक्ते पर थी, फिर हाथ उठाया उसने मुंह पर फेरा। राइट को हल्की सी रोशनी में उसकी आंखों में चमक सी नज़र आई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। आज मेरी मॉम की डेथ एनिवर्सरी है। सरगोशी नुमा आवाज़ में उदासी का सबब बताया था। राइट का दिल एक लम्हे में बैठा था। आज सुहा आंटी की बरसी थी, उसे तो याद ही नहीं था।
होता भी कैसे? वो आज सारा दिन घर ही दाखिल नहीं हुआ था। खामोशी के साथ अपनी जगह से खड़ा होता वो जैन की जानिब बढ़ा, बाजू उसके कंधों के गिर्द बांधकर उसे अपने साथ लगाया। उस वक्त उसे किसी अपनी की ज़रूरत थी जिससे वो अपना गम बांट सकता। राहित को खुद पर गुस्सा आया था। वो इर्द गिर्द से कितना लापरवाह था। वो बहुत जल्दी चली गई राहित, बहुत जल्दी। अभी तो मैंने उन्हें महसूस भी नहीं किया था, उन्हें ठीक से देखा भी नहीं था। आवाज़ नम थी। राहित की गिरफ्त उसके कंधों पर ज़रा सी सख्त हुई थी। वो इतनी ज़िंदगी लेकर आई थी जैन, तुम उनके लिए दुआ किया करो। वो ज़िंदा होते तो हालात बहुत मुख्तलिफ होते। वो ज़िंदा होती तो देखती कि उनका बेटा आज एक बेहतर मकाम पर है। कल जो बेटा उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस था, शायद आज वो उस पर फ़ख्र महसूस करती। लेकिन अगर वो ज़िंदा होती तो। आंसू के बाइस आवाज़ रूंधी थी। राहित ने सर उठाए सी आसमान की जानिब देखा। वो उसके साथ लगे लड़के की तकलीफ़ महसूस कर रहा था। तुम उनके लिए शर्मिंदगी का बाइस कभी नहीं थे जान। वो यकीनन तुमसे बहुत मोहब्बत करती होंगी। तुम उनके बेटे थे, उनका खून थे। जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी में हुआ है उसमें तुम्हारा कसूर नहीं था। उनके पास कई तरीके थे मुझसे छुटकारा पाने के, लेकिन उन्होंने मुझे दुनिया में लाया और फिर अपने हिस्से की तकलीफ़ें मेरे लिए छोड़कर खुद चली गई। राहित ने आंखें ज़ोर से बंद किए खोली। वो बेबस महसूस कर रहा था, जैन को खुद से अलग करता। वो कुर्सी धकेल कर उस पर बैठा, कोहनियाँ घुटनों पर रखकर वो मुकम्मल जैन की जानिब झुका। जैन ने नम आँखों से बगौर उसे देखा। मेरे लिए जो भी अहम रहा है वो मुझे छोड़कर चला गया। राहित खामोशी से उसे सुन रहा था। पहले मॉम, फिर रीम। वो मेरी दोस्त थी, मेरे गम तकलीफ़ में रोने वाली, मुझे तसल्ली देने वाली, और फिर वो भी चली गई। बज़ाहिर वो खामोशी से उसे देख रहा था, लेकिन बहन के ज़िक्र पर दिल में दर्द सा उठता महसूस हुआ था। नसीब से कौन लड़ सकता है जैन? कुछ वक्त लगता है बस, फिर जीना आ जाता है, जीना पड़ता है। कभी कभी ज़िंदगी बहुत तंग महसूस होती। जैन की बात पर राहित ने उसे देखा, गहरा सांस सर्द फिज़ा के सुपुर्द किया। तुम पढ़े लिखे हो जैन, अच्छी डिग्री है तुम्हारे पास। किसी और शहर या मुल्क में सेटल क्यों नहीं हो जाते? यहाँ रहकर तुम खुद अपनी ज़ात को तकलीफ़ देते हो, डांट की बातें सुनते हो। चंद लम्हे की खामोशी के बाद डैन सनफ़ी में हिलाए, हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने बहुत कोशिश की खुद को मनाने की, लेकिन मैं कामयाब नहीं। यहाँ अगर तकलीफ़ है तो मरहम भी मौजूद है। मैं तुम्हें और रोज़ी आंटी को छोड़ कर नहीं जाना चाहता। मेरे पास सिर्फ गिने चुने लोग हैं, मैं उनसे भी दूर नहीं होना चाहता। राहित ने उसे देखा, जाने वो किस मिट्टी से बना था। उसकी जगह अगर वो खुद होता तो एक सेकंड भी उस घर में न रुकता, लेकिन यहाँ जैन था। तुम हमेशा मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे, कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना जैन। याद रखना कि तुम्हारा भाई मौजूद है यहाँ। जैन ने बगौर उसे देखा, फिर सर हिलाता मुस्कुरा दिया। यही सब मैं तुम्हारे लिए भी कहूँगा, कभी भी ज़रूरत महसूस करो तो तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारे लिए हाजिर है। जानता हूँ। अंदर चलते हैं, वक्त भी बहुत हो गया और सर्दी भी। तुम इतनी लेट कहाँ से आ रहे थे? डैन के साथ था। राहित के जवाब पर जैन कुर्सी छोड़े खड़ा हुआ, फिर सामने खड़े खुद से चंद इंच लंबे राहित को सीने से लगाया। राहित ने बाजू उसके कंधे पर फैलाए थे। चंद लम्हे खामोशी के साथ वो एक दूसरे के साथ लगे खड़े रहे, फिर पीछे हटते दोनों घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गए। ये सब कैसे किया तुमने? फुटेज कैसे मिली? नज़र हाथ में थामे फ़ोन की चलती स्क्रीन पर थी। आवाज़ में बेयकीनी सी थी। रोमान ने कुर्सी से टेक लगाए, बाजू उठाकर गर्दन के पीछे रखे। ख्वार होने के बाद 3 दिन पहले की ख्वारी याद आई थी। हाथ ने नज़रें फ़ोन से हटाए उसे देखा। शुक्रिया कहना चाहिए। नहीं, तुम्हारे शुक्रिया से मेरे महल नहीं तैयार हो जाएंगे। जवाबन वो सर हिलाए मुस्कुरा दिया। फ़ोन की स्क्रीन बंद करके फ़ोन उसकी जानिब बढ़ाया। वैसे भी मैं अकेला नहीं था, तुम्हारी बहनें मेरे साथ थी। रुमान की बात पर हाथ ने हैरत से उसे देखा। माही और नूरे भी साथ थी? नूरे भी? रुमान ने सर जज्बात में हिलाया। नूरे भी? ठीक है वो दोनों? ठीक है, अलबत्ता तुम्हारी छोटी बहन बहुत ख़तरनाक है, बातों से रगड़ने वाली। नूरे के जिक्र पर हाथ के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई थी। वो शुरू से ही ऐसी थी, नाक और मुंह तोड़कर हाथ में पकड़ाने वाली। वो बचपन से ऐसी थी। कोई यकीन नहीं करता कि वो मेरी और माही की बहन है। कोई एक पीस अंदर से निकल आता है ऐसा भी। फ़ोन जेब से उड़सते रुमान ने जवाब दिया। ठीक कहा,
ڈیڈی بھی اکثر یہی کہا کرتے تھے کہ یہ ہماری مرحومہ دادی پر چلی گئی ہے۔ اپنی بات کہتا وہ سر نفی میں ہلایا، ہلکا سا ہنس دیا۔ رومان نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر کونیاں گھٹنوں پر رکھے ذرا سا اس کی جانب جھکا۔ تمہارے ڈیڈی بہت عجیب انسان ہیں ہان، تمہیں نہیں لگتا انہیں اپنی بیوی اور بیٹیوں کے پاس رہنا چاہیے، اب جب کہ تم بھی ان کے پاس موجود نہیں ہو؟ رومان کی بات پر ہاتھ کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ خاموشی سے سامنے بیٹھے رومان کو دیکھا۔ ان کی جاب ہے مانچسٹر میں، مختصر سا جواب دیا تھا۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں سینئر انجینئر ہے بھائی، اگر تبادلہ بھی ہوا تھا تو آسانی سے رکوا سکتے تھے یا پھر انہیں ساتھ لے جاتے۔ ماہی اور نورے کا کالج تھا، وہ لندن چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی اور موم ان دونوں کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ رومان نے بغور اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا، اس کی نظریں گود میں دھرے ہاتھوں پر تھی۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ وہ غلط ہے، انہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ لندن میں نہیں رہنا چاہتے تھے، انہیں اپنی جاب کھونے کا خطرہ ہے یہاں پر۔ سر جھٹکتے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ رومان نے بھویں مچکائی۔ کیسا خطرہ؟ ان کا بیٹا جیل میں ہے، ایک گندے الزام میں۔ یہ بات اگر ان کی کمپنی میں پتہ چل جائے تو کیا وہ انہیں مزید کام کرنے دیں گے؟ بالکل نہیں، ان کا کریئر خراب ہو سکتا ہے، ان کا نام بلیک لسٹ میں بھی آ سکتا ہے، ان کی ریپوٹیشن برباد ہو سکتی ہے، اور یہ سب وہ نہیں سہ سکتے۔ تبھی میرا کیس بند ہونے کے فوراً بعد وہ یہاں سے شفٹ کر گئے تھے۔ گود میں دھرے ہاتھوں میں سختی سے آپس میں رگڑا تھا، جیسے وہ خود کو تکلیف دینا چاہتا، خود سے سختی کرنا چاہتا ہو۔ رومان نے نظر ہاتھوں سے ہٹائے، اس کے جھکے چہرے پر ڈالی۔ ہنستا مسکراتا خوبصورت چہرہ اب اداس رہتا تھا۔ انہوں نے مجھ پر یقین ہی نہیں کیا، انہیں لگا کہ وہ سب سچ ہے، جو کچھ ہوا وہ سب سچ ہے، سب میں نے کیا ہے۔ معذرت نہیں کروں گا، لیکن وہ ایک باپ کہلانے کا درجہ نہیں رکھتے۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا، اس کو اپنے باپ سے بہت سوال کرنے تھے۔ صرف ایک مرتبہ وہ یہاں سے نکل جائے تو وہ ہر اس شخص سے سوال کرے گا جس نے اس کے کردار کو سوالیہ نشان بنایا تھا، بشرط ہی کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ لمبی خالی سڑک پر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے چل رہی تھی۔ ویول کا سویٹر پہنے بازوؤں کو سینے پر باندھ رکھا تھا۔ اکتوبر کا وسط چل رہا تھا، لیکن ٹھنڈ دسمبر یا جنوری کا گمان دے رہی تھی، محض برف باری کی کمی تھی۔ ڈنر کے بعد اپنے گھر کی سڑک پر چہل قدمی کرنا اس کی عادت تھی، یہ عادت بچپن سے تھی۔ رائد اور وہ دونوں شام میں سڑک پر چہل قدمی کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھار ڈین بھی ان کے ساتھ شامل ہو جایا کرتا تھا۔ وقت گزر چکا تھا، حالات بھی بدل چکے تھے، لیکن یہ عادت پختہ ہو چکی تھی۔ لندن کی وہی سیاہ سرد شامیں تھیں، وہی لمبی سڑک اور اس کے کنارے قطار میں بنے گھر تھے، وہی ماہی دوران تھی، لیکن اب قدم سے قدم ملا کر چلنے والا رائد نہیں تھا۔ اب بات بات پر اس کو ہنسنے پر مجبور کرنے والا اس کا دوست نہیں تھا۔ چلتے چلتے سر آسمان کی جانب اٹھائے، گہری سانس کھینچ کر فضا میں چھوڑی تھی۔ یادیں جان لیوا تھی۔ پارک کے سامنے پہنچ کر وہ رکی، پھر رخ موڑ کر گھر کی جانب قدم اٹھایا۔ سرسری سی نظر نیم اندھیرے میں ڈوبے پارک کی جانب ڈالی۔ اگلا قدم ہوا میں ہی معلق رہ گیا، رخ خود بخود پارک کی جانب مڑ گیا۔ ہموار قدم اٹھاتے وہ اپنی نظروں کی سمت بڑھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی ایک طرف لگے بینچ پر پڑ رہی تھی، جو ہر سو پھیلے اندھیرے کو قدرے مات دے رہی تھی۔ بینچ کے کچھ نزدیک پہنچ کر وہ رک گئی۔ یہ جگہ، یہ بینچ، ساتھ میں کھڑا درخت، یہ سب اس کہانی میں شامل تھے، یہ سب اس کی یادوں کے گواہ تھے۔ ان سب نے اس کے حسین لمحات سے لے کر بدترین لمحے کو دیکھا تھا۔ ہاتھ سویٹر پر رگڑ کر وہ مزید قدم اٹھائے بینچ کی جانب بڑھے، پھر بالکل آخری سرے پر ٹک گئی۔ ٹانگیں اوپر اٹھائے، سینے کے ساتھ لگائے اور بازو ٹانگوں کے گرد باندھ لی۔ قریب سے اٹھتا دھواں اس کے چہرے کی جانب آئے جا رہا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ پر بنا حرکت کیے بیٹھی رہی۔ کئی لمحے ایسے ہی خاموشی سے کٹے تھے، دھواں اٹھنا بند ہو چکا تھا۔ دوسرا سگریٹ سلگانے سے پہلے رائد نے گردن ہلکی سے موڑ کر ساکت سے بیٹھی ماہی دوراں کو دیکھا، پھر ارادہ ترک کرتا سگریٹ واپس پاکٹ میں ڈالتا، بینچ کے ایک سائڈ پر رکھ گیا۔ ٹانگ اٹھائے دوسری ٹانگ کے گھٹنے پر رکھتا، وہ مزید بینچ سے ٹیک لگائے بیٹھا۔ نظریں سیاہی میں ڈوبے پارک پر تھی، لیکن توجہ ساتھ بیٹھی لڑکی پر تھی، جو خاموشی سے اس کے ساتھ آن بیٹھی تھی۔ خاموشی لمبی ہوتی جا رہی تھی، لیکن یہ خاموشی الجھن نہیں دے رہی تھی، یہ خاموشی سکون دے رہی تھی۔ کچھ عادتیں اپنی جڑیں اس قدر مضبوط کر لیتے ہیں کہ چھوڑنا چاہو تو وجود اکھڑتا محسوس ہوتا ہے۔
آواز بہت ہلکی تھی لیکن ماہی دوران کو اس کی آواز کے علاوہ اور کچھ سنائی نہیں دیا تھا۔ جیسے روز شام کو پارک میں اس بینچ پر بیٹھنا۔ وہ سن رہی تھی، وہ بولنا بھی چاہتی تھی، وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ پہلے یہاں ہنسی گونجتی تھی، کئی سالوں سے محض خاموشی چاہیے۔ ٹانگوں پر بازوؤں کی گرفت مضبوط ہوئی تھی، وہ رخ موڑ کر اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن نظریں ایک نقطے پر ٹک گئی تھی، پلک بھی نہیں جھپک رہی تھی۔ اس جگہ پر بیٹھ کر میں ہر اس احساس سے دوچار ہوتا ہوں جو میں محسوس نہیں کرنا چاہتا، جنہیں میں اپنے اندر، بہت اندر تک قید کرتا ہوں، لیکن وہ پھر سے رہا ہو جاتے ہیں۔ آنکھیں جلنے لگی تھیں مگر آنسو باہر نہیں نکل رہے تھے۔ وہ محسوس ہو رہا تھا جیسے پورا وجود منجمد ہو گیا ہو۔ باخدا وہ بولنا چاہتی ہے، وہ رخ موڑنا چاہتی ہے، وہ حرکت کرنا چاہتی ہے، وہ رونا چاہتی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کیوں نہیں کر پا رہی؟ مسلسل خاموشی پر رائد نے کچھ کہنے کو منہ کھولا، پھر ارادہ ترک کر گیا۔ سگریٹ کا پیکٹ ہوڈ کی جیب میں اڑسا، رخ موڑنا چاہا لیکن نہیں موڑا۔ جانتا تھا ایک نظر کافی نہیں ہوگی، ایک نظر کے بعد دوسری، پھر تیسری اور پھر لگاتار دیکھتے رہنے کا جی چاہے گا۔ کھڑے ہونے پر بینچ کی ہلکی سی آواز خاموشی میں گونجی۔ ماں کا سانس اکھڑا، وہ اٹھ گیا تھا، وہ جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ اس کی جانب دیکھو، ایک مرتبہ۔ رائد نے چند قدم آگے کی جانب بڑھائے۔ خاموشی مسلسل تھی، وہ اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھی، ماتھے پر بل نمودار ہوئے، اٹھتے قدم رک گئے تھے۔ ہلکا سا رخ موڑ کر اس کی سمت دیکھا، ایک لمحے کے لیے سانس رک گیا، مکمل رخ موڑ لیا۔ وہ ساکت تھی، بالکل ساکت، نظریں بھی اور اس کا وجود بھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں دباؤ کے باعث سفید پڑ چکی تھی۔ رائد کے چہرے پر اضطراب پھیل گیا، قدم واپس اسی جگہ کی سمت بڑھائے جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے پہنچ کر وہ زمین پر گھٹنا ٹکائے بیٹھا۔ ماں نے اب بھی اسے نہیں دیکھا تھا، آنکھوں کے کنارے سرخ تھے۔ ماہی دورہ، خاموشی۔ ماہی دورہ، آواز پہلے سے تیز تھی۔ ماہی دورہ میری طرف دیکھو، ڈیم اٹ وومن، یہاں میری طرف دیکھو۔ جواب ندارد۔ رائد کی پیشانی کے بل مزید گہرے ہوئے تھے۔ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا وہ پورا اس کی جانب جھکا۔ تم ٹھیک ہو؟ سب ٹھیک ہے، مجھے سنو، میری طرف دیکھو۔ ماہی دورہ۔ اب کی مرتبہ اس کے جسم میں ہلکی سی حرکت پیدا ہوئی تھی، ٹانگوں پر بازوؤں کی گرفت ہلکی ہوئی تھی۔ پلیز، لہجے میں التجا تھی۔ ماہی دورہ کی آنکھوں نے ہلکی سی پلک جھپکے، پھر بہت آہستگی سے نظریں اس پر جھکے رائد پر گئیں۔ تم ٹھیک ہو؟ بالکل ٹھیک ہو، گہرا سانس بھرو۔ ماں نے اس کی بات مانی، سانس لینا چاہا، ہلکی سی دقت ہوئی، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ اب سانس ہموار ہو چکی تھی، وہ ٹھیک سے سانس لے پا رہی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ سوال پر ماں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی، گہری نیلی آنکھوں میں پریشانی تھی۔ پتہ نہیں۔ اسے اپنی آواز بھی انجان معلوم ہوئی، بالکل ہلکی اور کھائی سے آتی ہوئی۔ کیا محسوس کر رہی تھی؟ بول نہیں پا رہی تھی۔ اب بول رہی ہو تم؟ تمہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی، اب تو مجھے دیکھ رہی ہو۔ ماں نے اس کی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹائی۔ ہاں، وہ اب اسے دیکھ رہی تھی، حرکت نہیں کر پا رہی تھی۔ اب کی مرتبہ رائد خاموش رہا۔ ماں نے آہستہ سے بازو ٹانگوں کے گرد سے ہٹائے، پھر پاؤں زمین پر رکھ دیے۔ جواب مل گیا تھا۔ پہلے کبھی ایسا ہوا؟ ماں نے سر نفے میں ہلایا۔ چند لمحے یوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے گزرے تھے، پھر بہت نرمی سے رائد نے اس کے بالوں پر ہاتھ رکھے ہلکا سا تھپتھپایا۔ ماہی دورہ کی ٹھوڑی کانپی تھی، آنکھیں مزید جلنے لگی تھی۔ اپنا خیال رکھو، ہلکی سی آواز میں حکم دیا تھا یا التجا کی تھی، وہ سمجھ نہیں سکی۔ ماں نے اپنی جگہ پر بیٹھے اسے دیکھا، وہ مکمل خط کے ساتھ کھڑا تھا، پیروں پر وزن ڈالے وہ کھڑی ہوئی۔ شکریہ، جانے کس باعث شکریہ ادا کرنا چاہا تھا۔ رائد خاموش رہا تھا، محض اسے دیکھے جا رہا تھا۔ ماں، فار گاڈ سیک، میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہی تھی، تم واک پر نکلی تھی، کہاں رہ گئی تھی؟ پریشان اور قدر اونچی آواز پر ماں نے نظریں رائد سے ہٹا کر پارک میں داخل ہوتی نورے کو دیکھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی بھائی، تم اتنا وقت تو نہیں لگاتی واک پر۔ قریب پہنچ کر وہ پھر سے بولی تھی، نظریں ماں سے ہٹ کر سامنے کھڑے رائد پر گئی، آنکھوں میں حیرانگی کا عنصر شامل ہوا۔ تم ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں، گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی، ماما تمہارا پوچھ رہی تھی۔ ماں کے کندھے پر بازو پھیلائے وہ اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گئے۔ پارک سے نکلنے سے پہلے ماں نے گردن موڑے بینچ کے قریب کھڑے رائد کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے تاثرات مختلف سے تھے، وہ واپس جانا چاہتی تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں موجود تاثرات کو غور سے دیکھنا چاہتی تھی۔
एक सेकंड मज़ीद और फिर वो नज़रों से ओझल हो गया। माँ ने गर्दन वापस मोड़ ली। नूरे कुछ कह रही थी लेकिन वो सुन नहीं रही थी। कदम घर की जानिब उठ रहे थे। दिल और दिमाग एक मर्तबा फिर से उसी बेंच के करीब रह गए थे। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा वो हौले हौले हरकत करता कुर्सी को झुला रहा था। नज़रों का मरकज़ हाथ में पकड़ा मोबाइल और उस पर चलती फुटेज थी। माथे पर सोच की लकीरें वाज़ेह थी। फारिग हाथ उठाए उसने थोड़ी को रगड़ा। गहरी सांस फिज़ा में खारिज करता वो कुर्सी के पुश पर सर रख के आंखें बंद कर गया। सबूत भी मिल गया था लेकिन असल सबूत तो उसके पास था ही नहीं। आंखें वापस खोले उसने मोबाइल सामने के मखसूस नंबर मिलाया। 3 से 4 बेल के बाद फ़ोन उठा लिया गया। रुमान। स्पीकर से नरम मगर संजीदा सी आवाज़ उभरी थी। माहे दौरा। सब खैरियत? वजह देर रात को फ़ोन करना था। हाँ खैरियत है, बस कुछ डिस्कस करना था। टेक छोड़ता वो टेबल पर कोनियाँ रखे कुछ आगे को हुआ। जी बोलें। हाथ की फुटेज हमें मिल गई है जिसमें उसके बेकरी में आने और जाने का वक्त सब वाज़ेह है। बिल्कुल। आवाज़ में नासमझी का आंसर भी था। ये कैसे साबित होगा कि ये वही वक्त था जिसमें रीम पर हमला हुआ? कुछ लम्हों की खामोशी छाई थी। मैसेज। मैसेज? वही मैसेज रुमान जो रीम के नंबर से रात को आया था, जिसमें रीम की तस्वीर थी। माही दौरा की बात पर रुमान की सब आंखें हल्की सी चमकी थी। जिस वक्त वो मैसेज आया उससे पहले हाथ बेकरी में था, लेकिन जिस वक्त तुम सब वहाँ पहुँचे हाथ वहाँ मौजूद था। हाथ मौजूद था लेकिन उसके बावजूद फुटेज की टाइमिंग और मैसेज की टाइमिंग हाथ के बेकसूर होने का सबसे बड़ा सबूत है रुमान। रुमान ने सर को हौले से हिलाए, गहरी सांस भरी। वो मैसेज कहाँ से मिलेगा? सवाल पर माही दौरा चंद सेकंड खामोश हुई। राइट से। तुम्हें लगता है वो हमारी मदद करेगा? नहीं, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर उसने मदद से इनकार किया तो मेरे पास मनवाने के और भी तरीके हैं। होठ हल्के से ऊपर को उठे जो माहे दौरा की अगली बात पर फिर से ढल गए। खबरदार। लहजा मजबूत था। माजरत। खबरदार रुमान, रात को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा चाहे वो हमें इनकार कर दे। एक एक लफ्ज़ पर जोर दिया गया था। रुमान के माथे पर सिलवटें नमदार हुई थी। तुम भूल रही हो कि यहाँ बात हाथ की रिहाई की हो रही है माहे दौरा। हाथ के लिए कुछ भी करूँगी, लेकिन रायत को किसी किस्म का नुकसान पहुँचा तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी रुमान। और मैं सच कह रही हूँ। माँ। बात मुंह में ही रह गई। फ़ोन कट चुका था। मोबाइल सामने किए रुमान ने हैरत से स्क्रीन को देखा, फिर सर नफ़ी में हिला दिया। अजीब लड़की। दीवार गिर स्क्रीन के सामने कारपेट पर पड़े कुशन पर बैठा, कानों में हेडफोन्स लगाए स्क्रीन पर चलती वीडियो गेम में गर्क था। किंग साइज बेड की पायतीनी से टेक लगा रखी थी। नियॉन लाइट्स के बाइस बेडरूम नीली और पर्पल रोशनी में डूबा हुआ था। रंग बिरंगी रोशनियों में उसके चेहरे के खूबसूरत खदोखाल चमक से रहे थे। चॉकलेटी ब्राउन आँखें सियाह मालूम हो रही थी। चेहरे की हमावक्त मुस्कुराहट उस वक्त गायब थी। कमरे के फर्नीचर और इंटीरियर डिज़ाइन से मालूम हो रहा था कि उसका मालिक लग्जरी शौक रखता था। एक दीवार पर दरमियान में उसका इन लार्ज फ़ोटो फ्रेम था, जबकि साइडों पर उसकी और रायत की बचपन से लेकर अब तक की तस्वीरें मीडियम साइज़ फ्रेम में लगाई गई थी। वो दानियाल आगा था और उससे मुतालिक हर शय से उसकी कीमत झलकती थी। कारपेट पर उसके नज़दीक पड़े फ़ोन की स्क्रीन जगमगाई थी। डैन ने नज़र अंदाज की तवज्जो स्क्रीन पर ही मरकूज़ किए रखी। स्क्रीन बंद हुई और चंद लम्हों के बाद फिर से जलने लगी। अब की मर्तबा डैन ने सरसरी नज़र मोबाइल पर डाली। कॉलर आईडी देखते माथे पर हल्के से बल वाजे हुए। चंद मज़ीद सेकंड जलती स्क्रीन को देखती उसने नज़रें वापस गेम की जानिब मोड़ ली। कॉल को इग्नोर कर दिया गया था। बंद स्क्रीन तीसरी मर्तबा जली थी। फ़ोन करने वाले ने भी ठान रखी थी। अब की मर्तबा डैन ने गेम रोककर हेडफोन्स कान से उतारे और कॉल यस करके मोबाइल कान से लगाया। एक इंसान अगर फ़ोन नहीं उठा रहा तो इसका मतलब ये है कि वो आपको इग्नोर कर रहा है। आइंदा फ़ोन। डैनी। नम लहजा, नम आवाज़। बात दरमियान में ही रह गई। वो एक पूरे मिनट के लिए रुक गया। नूरे, क्या हुआ? आवाज़ में बेचैनी वाज़ेह थी। क्या क्या तुम आ सकते हो? मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। लड़खड़ाती और नम आवाज़ पर डैन ने हाथ में पकड़े हेडफोन ज़मीन पर रखे और अपनी जगह से उठा। कहाँ हो तुम? बेड पर पड़ी जैकेट उठाए वो तेज़ी से बाहर की जानिब लपका था। ऑक्सफोर्ड रोड। तुम जल्दी आ जाओ प्लीज़।
वहीं रुको, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। वो उसे क्यों बुला रही थी, क्या हुआ था, ये सब नहीं पूछा गया था। महज इतना जानता था कि नूरे को उसकी ज़रूरत थी, नूरे उसको बुला रही थी। और वो डैन ही क्या, जो नूरे की आवाज़ पर लबैक न कहे। गैराज पहुंचकर एक ही जश्न में हेलमेट सर पर रखे वो बाइक स्टार्ट करता तेज़ी से वहाँ से निकाले, मेन गेट क्रॉस करके। पार्क लेन से ऑक्सफोर्ड तक 10 मिनट का सफ़र उसने महज 5 मिनट में तय किया था। रात में लंदन की ट्रैफिक के बाइस वो अपने 4 मिनट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका था। मंजिल पर पहुंचकर उसने बाइक एक जानिब लगाई, बाइक से उतरकर एक नज़र पूरी रोड पर दौड़ाई। दिल में जो अंदेशा था वो तो गलत साबित हुआ। यहाँ किसी एक्सीडेंट के आसार तो नज़र नहीं आ रहे थे। जैकेट की जेब से फ़ोन निकालकर नूरे का नंबर मिला। मिल मुसलसल जा रही थी, लेकिन अब उसने फ़ोन न उठाने की ठान ली थी। डैनी। चंद लम्हों के बाद उसे अपने पीछे हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। फ़ौरन से मुड़ने पर चंद कदम पर खड़ी नूरे नज़र आई। डैन ने एक नज़र उसके सर से लेकर पाँव तक दौड़ाई। कहीं भी किसी किस्म की चोट नज़र नहीं आ रही थी। चंद कदमों का फासला ख़त्म करता वो उसके ऐन सामने खड़ा हुआ। कद में उससे लंबा होने के बाइस नूरे ने गर्दन उठाए उसकी आंखों में देखा। तुम ठीक हो? मुख्तसर सा सवाल पूछा गया। फ़िक्रमंदी वाज़ेह झलक रही थी। नूरे ने महज सरस बात में हिला दिया। एक्सीडेंट हुआ है, कहीं चोट लगी है? पूछने पर सन्नाफी में हिला दिया। उसके अंदाज पर डैन के माथे पर सिलवटें पड़ी थी। फॉर गॉड सेक नूरे, मुंह से भी कुछ बोल चुको। क्या हुआ है, तुम परेशान क्यों थी फ़ोन पर? खामोशी। वो सिर्फ गर्दन खड़ी किए उसे देखे जा रही थी। चेहरा हर किस्म के तासुरात से पाक था। उसकी मुसलसल खामोशी पर डैन ने हाथों की उंगलियां बालों में फेरे खुद पर जब्त किया था। नूरे, ज़बान इस्तेमाल में लाओ, बताओ मुझे, तुम फ़ोन पर परेशान क्यों थी? तुम यहाँ क्यों आए? अचानक सवाल पर वो रुका, आंखें छोटी की उसे बेयकीनी से देखा। तुम मेरे फ़ोन करने पर क्यों आए डैनी? क्योंकि तुम परेशान थी भाई, तुम किसी मुश्किल में ना हो इसीलिए आया हूँ। तुम तो नाराज़ थे मुझसे। नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन तुम तकलीफ़ में हो और मुझे आवाज़ दो और मैं ना पहुँचूँ, ये नामुमकिन है। जवाब पर नूरे ने चंद सेकंड उसे देखा, फिर कंधे पर लटका बैग उतारकर सीने पर दे मारने के अंदाज पर उसे पकड़ा थी उसकी बाइक की जानिब बढ़ी। जब नाराज़ नहीं रहा जाता तो नाराज़ होते क्यों मिस्टर दानियाल आगा? बाइक की सीट से टेक लगाए वो मज़े से खड़ी अब उसकी पुश्त देख रही थी। डैन ने आंखें छोटी किया, हाथों में थामे बैग को देखा। मामला समझ आने पर आंखें ज़ोर से बंद किए खुद को कोसा था। तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया है? मुड़कर सवाल किया था। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि तुम पहले से बेवकूफ़ हो। हंसी दबाए जवाब दिया था। डैन ने दांत किचकिचाए थे, कदम बाइक की जानिब बढ़ाए। सीरियसली नूरे? मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत दिनों से तुम नखरे दिखा रहे थे। अब की मर्तबा मुंह बनाए शिकवा क्या था। दहन का सर नफ़ी में हिला था। मुझे लगा था तुम किसी मुश्किल में हो। अजीब लड़की, यह मजाक नहीं है। तुम मुझसे हफ्तों से नाराज़ हो, मेरे लिए तो ये मुश्किल ही हुई ना। मसनूई मुंह बनाया था। डैन ने बैग बाइक पर रखे संजीदगी से उसे देखा। तुम्हें मेरी नाराज़गी से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है भाई, तुम दोस्त हो मेरे। हाँ, मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद तुम मेरे दोस्त हो। मेरे ख्याल में हम नाराज़ ही ठीक हैं। उसके जवाब पर डैन इतना ही कह सका था। नूरे चेहरा मोड़े हल्का सा मुस्कुरा दी। डैन ने एक नज़र उसके हुलिये पर डाली। डार्क ग्रीन स्वेटर के साथ ब्लैक जीन्स पहन रखी थी, जिंजर बालों को समेटकर ऊंची पोनीटेल बनाई थी। चेहरा किसी भी बनावट से पाक था और डैन को उन दोनों बहनों की यही बात सबसे ख़ास लगती थी। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? ग्रुप स्टडी के लिए आई थी। ग्रुप कहाँ है? चला गया। और तुम? मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। खड़ी गर्दन के साथ एतमाद से जवाब दिया था। मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ। ड्राइवर नहीं, दोस्त तो हो ना। हाँ, जिसे तुम इतना पसंद नहीं करती। डैन की बात पर आंखें छोटी किए नूरे ने चंद लम्हे उसे देखा। बिल्कुल ठीक कहा। अच्छी बात है, हटो फिर यहाँ से। जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो उसी के साथ आ जाना। बैग वापस थामे उसकी जानिब बढ़ाया। नूरे अपनी जगह से बिना हिले उसे देखे गई। बस इसीलिए तुम मुझे अच्छे नहीं लगते? किस लिए? कुछ नहीं। घर छोड़ोगे या चली जाऊँ कैब करवा कर? बात घुमाने पर डैन ने माथे पर सिलवटें डाले उसे देखा। तुम्हारी बाइक कहाँ है? घर पर है, ट्यूब से आई थी।
सर इस बात में हिलाए। डैन ने हेलमेट हैंडल से उतार कर उसकी जानिब बढ़ाया। तुम क्या पहनोगे? हेलमेट उसके हाथ से लेती वो बोली, मेरी खैर है, तुम महफूज रहो बस। हेलमेट सर पर रखते वो 1 मिनट के लिए रुकी। खामोशी से साथ खड़े डैन को देखा, फिर सर हल्का सा नफ़ी में हिलाए, हेलमेट सर पर रख दिया। मैं चलाऊं, तुम पीछे बैठ जाना। एकदम ही आवाज़ पुरजोश हुई थी। हाथ थोड़ी के नीचे रखे गोया इल्तिजा की थी। डैन ने एक नज़र हेलमेट से झलकती उसकी आंखों पर डाली, फिर सर नफ़ी में हिलाए। वो बाइक पर सवार हुआ। ये मेरी ब्रांड न्यू बाइक है। तुम्हारी चोट मंजूर है, लेकिन इस पर एक खराश भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए नहीं। बैग दरम्यान में रखे वो मुंह बनाती बाइक पर सवार हुई। अभी चंद सेकंड पहले वो उसकी हिफाजत की बात कर रहा था। डैनी, तुम्हें इंसान कैसे पसंद करे फिर? तुम्हें लगता है मुझे किसी के नापसंद करने से कोई फ़र्क पड़ता है? गर्दन हल्की सी मोड़ कर उसकी आंखों में देखते सवाल किया। जवाब में नूरे ने आंखें घुमाई थी। नार्सिस्ट। थैंक यू रेड हेड। सर को खम देकर वापस मोड़े उसने बाइक स्टार्ट की। मैं तुम्हें नहीं पकड़ने वाली, इसीलिए तमीज़ की स्पीड रखना। पीछे से गिर गई तो मुझे कुछ मत कहना, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर गिरूंगी। डैन ने लब दबाए उमड़ने वाली मुस्कुराहट दबाई थी। बाइक रोड पर लाए उसने नॉर्मल स्पीड से रुख पार्क लेन की जानिब मोड़ लिया। हाँ जी, तो आज के इस एपिसोड का हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। ये अन्ना और इज़रा का क्या केस है, ये भी तो कुछ मुश्किल वाली बात लगती है। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो किया है इज़रा ने, और इज़रा ने ऐसा क्या किया है यह हमें देखने को मिलेगा आगे किसी एपिसोड में। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, मुझे दुआ में याद रखें। ओके, टाटा, बाय।